स्टूडेंट्स, मैं सूरज आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको क्लास 12 के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 1 होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 अपलोड करेंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और क्लास 11 से क्लास 12 में आ गए हो तो आप लोग सीरियस भी हो जाना थोड़ा, तो पढ़ाई में अच्छा मन भी लगेगा। और ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में, इसी जोश के साथ में इस वीडियो को क्या करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स कैसे, आपके पास में यूनिट 1 का नाम है आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है आपके पास में? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर करके आते हैं। पहला आता है आपके पास में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरे नंबर क्या आता है आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सेकंड क्या आता है आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आता है। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को पढ़ते हैं। तो चार्ज बेसिकली होता क्या है, कैसे आता है, इस बात को आप लोग जरा समझना। तो आज से, जैसे आपने एक बार देखा होगा कि गर्मियों के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं कि पेन लेते हैं। अब उस सबको छोड़ो, क्या करते हैं आप, तो ये देखना कि अगर प्लास्टिक की पेन है या प्लास्टिक का कॉम्ब है आपके पास में, तो आप जिसको बालों से रब करते हो और फिर किसी हल्के पार्टिकल से कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में लेकर के जाते हो, तो आप देखते हो कि कागज़ के छोटे छोटे इस टुकड़े इसकी तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है। क्यों होता है, जरा इसको बात को समझते हैं। तो आज से ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पूर्व, यानी 600 ईयर्स एगो, जो ईसा मसीह है ना, उनके 600 ईयर्स एगो क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था आपके पास में क्या, थेल्स करके एक साइंटिस्ट हुए। उन साइंटिस्ट में क्या किया कि आपके पास में कैट की स्किन होगी या फर होगा, कैट की स्किन या फर को किससे, अंबर से रब किया। अंबर से किसको रब किया? कैट की स्किन को रब किया। तो आपने देखा क्या हुआ, रब करने के बाद में इस अंबर की रॉड को कागज के छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास में ले गए। तो आपने देखा कि वो अंबर की रॉड से वो कागज के छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। और इस अंबर को ग्रीक लैंग्वेज में आपके पास में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन बोला गया। तो इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी कहानी को क्या कहा गया, इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। इस पूरी कहानी को आपके पास में क्या कहा गया, इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या कहा गया कि जब वो बॉडी को रब किया आपस में, तो वो इलेक्ट्रॉन कहा गया उसे, उस रॉड को, अंबर की रॉड को, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। मतलब वो इलेक्ट्रीफाइड हो गई। यानी जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लग जाएगी तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रीफाइड हो गई। तो यहाँ से एक बात निकल करके आई कि इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की ऐसी एनर्जी होती है जो कि लाइट पार्टिकल्स को क्या करे, अट्रैक्ट करने का काम कर रही, वो तुम्हारे पास में क्या कहलाएगी, चार्ज कहलाएगी या इलेक्ट्रीफाइड कहलाएगी। तो यहीं से फिर इसका जन्म भी होगा, किसका, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वही क्या बात होगी आपके पास में कि जब 2 बॉडीज को आप लोग क्या करोगे, रब करते हो, 2 बॉडीज को आप क्या करोगे, रब करोगे, तब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, यानी जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी जनरेट होगी, उसी बात को आप लोग क्या बोलोगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलोगे। समझ पा रहे हो बातों को? तो चार्ज एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज तुम्हारे पास में क्या है कि जब 2 चीज़ों को आपस में रब करोगे और एक या दूसरी, दोनों में से कोई सी भी लाइट पार्टिकल्स को क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उसी बात को आप लोग इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज कहते हो। इसके बारे में किसने बताया था? थेल्स ने 600 ईयर्स एगो ही इस बारे में बता दिया था। तो उन्होंने उस टाइम पर क्या किया था, अंबर और कैट की स्किन को रब किया गया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद में एक साइंटिस्ट फिर हुए आपके पास में जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था उनका? नाम विलियम गिलबर्ट। उन विलियम गिलबर्ट साइंटिस्ट ने, उन्होंने बताया कि जैसे आपने अंबर और कैट की स्किन को रब किया, ऐसे और भी पार्टिकल्स होते हैं। जैसे और कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? जैसे आपके पास में ग्लास होता है, आपके पास में सल्फर होता है, आपके पास में प्लास्टिक होता है। जब इनको आप किससे, जब आप इनको सिल्क से, बुल से, जब आप इनको इनसे क्या करते हो, रब करते हो, एबोनाइट से, सॉरी एबोनाइट नहीं, जब आप इनको इनसे क्या करोगे, आप इनको इनसे रब करोगे, तब आप देखोगे कि एक पार्टिकल्स क्या करेगा, दूसरे, एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, दूसरे हल्के पार्टिकल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो वहाँ से वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। और जब दोनों को रब करने के बाद में जो चार्ज आपके पास में स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है, यानी फ्लो नहीं होता, तो वहाँ से क्या निकल करके आता है कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को आप कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बोलोगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलोगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा चार्ज जो कि क्या नहीं हो रहा आपके पास है, फ्लो नहीं हो रहा। और अगर वही चार्ज तुम्हारे पास में फ्लो होने लग जाएगा तो उसे आप लोग क्या बोलोगे, करंट बोलोगे। ओके, इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए जिसको हम लोगों ने बोला बेंजामिन फ्रैंकलिन।
बेंजामिन फ्रैंकलिन करके एक साइंटिस्ट हुए। इन्होंने ये बताया कि जैसे ग्लास और एबोनाइट को पास पास लेकर के आते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है, और जब ग्लास को पास पास लेकर के आते हैं रिपल्शन करता है। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं, जरा वो देखो। तो हमने कहा आपके पास में टाइप्स ऑफ चार्जेस भी होंगे। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस आपके पास में कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपके पास में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आप जानते हो कि जब दो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपके पास में हो गए, तो आप देखोगे आगे कि जब ग्लास को हम किससे रब करते हैं, सिल्क से रब करते हैं, तो ग्लास पर जो चार्ज आता है उस चार्ज को हम लोग कौन सा चार्ज कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और जो सिल्क पर जो चार्ज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। वहीं फर और एबोनाइट को आपस में रब किया जाता है, तो फर पर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज आता है और एबोनाइट पर आपके पास में नेगेटिव चार्ज। वहीं बुल और प्लास्टिक के केस में भी, और वहीं बुल और रबड़ के केस में भी आपके पास में यही देखने को मिलता है। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का इनका मतलब क्या है, जरा इन बात को ध्यान से समझना। इस बात को समझने के लिए हम आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज बताते हैं कि चार्ज का निर्माण किस तरीके से हुआ। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि जो सब्सटेंस होता है वो किन से मिलकर के बना होता है, जो सब्सटेंस होता है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना होता है। सही बात है। और हम जानते हैं कि एक एटम में आपके पास में तीन चीज़ों को मानते हैं। क्या? आपके पास में इलेक्ट्रॉन होता है भाई, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आपके पास में नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज, और ये आपके पास में क्या होता है, न्यूट्रल देखने को मिलता है। ये आपके पास में कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ से क्या देखोगे कि जो आपके पास में एटम होता है उस एटम में एक न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर आपके पास में कौन चक्कर लगा रहे होते हैं, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं इस तरीके से। तो इसमें आपके पास में कौन होता है, पॉजिटिव प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे होते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स रहती हैं, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं। समझ पा रहे हो बात को? तो जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से क्या करते हैं, रब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते होंगे। जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या करेंगे, जाएंगे। तो जब ये जाते हैं तो ये क्या लेकर के जाते हैं, चार्ज लेकर के जाते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से, जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास में पीछे ग्लास और सिल्क को क्या किया, रब किया, तो ग्लास पर आया पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर आया नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ग्लास ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया होगा, लूज किया होगा, और इस सिल्क ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया होगा, गेन किया होगा। यानी यहाँ से क्या बात निकल करके आई, यहाँ से ये बात निकल करके आई, अगर किसी बॉडी के पास में पॉजिटिव चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए होंगे सर, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा। और अगर किसी बॉडी के पास में आपके पास में नेगेटिव चार्ज है तो इसका क्या मतलब हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए होंगे, गेन किए होंगे। तो आप यहाँ से देख पा रहे होगे कि अगर तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब लूज होंगे तो अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे, उस पर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हुई होगी। वहीं अगर किसी ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया होगा, गेन किया होगा, तो वहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ होगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ होगा, गेन हुआ होगा। आप समझ पा रहे बातों को? तो अब ये सारी थ्योरी कैसे होती है, इन बातों को देखो। तो जैसे मैंने कहा ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहरी ऑर्बिट्स में होंगे उनको क्या बोलोगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स के नज़दीक होंगे उनको क्या बोलोगे। तो जैसे देखो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कैसे हैं, बाहरी ऑर्बिट्स में है। तो जैसे क्लास में बच्चे बैठे होते हैं तो पास वाले बच्चे बिल्कुल आगे जो बैठे हुए बच्चे होते हैं कितने सिंसियर होते हैं, डिसिप्लिन में होते हैं। वहीं पीछे बैठे हुए बच्चे ऊधम कर रहे होते हैं, कुछ नहीं पता चलता। समझ पा रहे हो, ऊधमी प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं। तो उसी तरीके से जैसे ही इनको थोड़ी सी छूट मिलती है वैसे ही वो अपने काम शुरू कर देते हैं शैतानी वाले। उसी तरीके से ये जो आपके पास में बाहरी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कौन से इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस से वीक अट्रैक्टिव फोर्स के साथ में बंधे होते हैं और आउटर ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और वही इलेक्ट्रॉन्स जो क्या होता है आपके पास में न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स के साथ में बंधे होते हैं और आपके पास में नियर बाई ऑर्बिट्स में क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कौन से इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। समझ पा रहे हो बातों को? तो अब सबसे पहले अगर मैं रब करता हूं तो सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, सबसे पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग क्या बोलोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे। तो यहां से एक वर्ड निकल करके आता है कि चार्ज कैरियर कौन होते हैं, चार्ज कैरियर कौन होते हैं। तो चार्ज कैरियर हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आपके पास में क्या बोलोगे, चार्ज कैरियर बोलोगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग क्या बोलोगे, चार्ज कैरियर बोलोगे।
कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज कैरियर बोलोगे, जैसे ही आप लोग इनको रब करोगे सबसे पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ही ऑर्बिट छोड़ करके भाग जाएंगे, इसीलिए चार्ज कैरियर किनको कहा जाता है, आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के पास में कुछ स्पेसिफिक चार्ज भी होता है। एक इलेक्ट्रॉन के पास में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक चार्ज भी होता है। वो चार्ज क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ एक इलेक्ट्रॉन के पास में जो आपके पास मिनिमम चार्ज देखने को मिलता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का होता है। और चूंकि एक प्रोटॉन के पास में कितना चार्ज होगा, तो -+1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। अब जरा ध्यान से देखना इस बात को, जैसे हमने ये डायग्राम आपके पास में बनाया, तो ये होता है कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। यानी यहाँ से एक और बात निकल करके आती है आपके पास में क्या, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपके पास में आपस में इक्वल है, तो आप यहाँ से क्या बोलोगे कि भाई क्या कहते हैं, इस पर जो नेट चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर वो कितना देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपके पास में कैसी है, इक्वल है। आप समझ पा रहे होगे बातों को, ठीक है। तो एक प्रोटॉन पर आपके पास में क्या होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम का चार्ज है, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन तो इतना चार्ज लेकर के जा रहा है, और हाँ ये बात समझो कि किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स की सहायता से ही होगा। जैसे मैंने कहा कि मान लो मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ या मैं कोचिंग पढ़ने जाता हूँ, तो मैं बैग लेकर के जाता हूँ, तो बैग कौन लेकर के जा रहा है, मैं लेकर के जाऊंगा ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि चार्ज कैरियर कौन हुआ, मैं हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मैं हुआ ना, और वो कौन हुआ, उस पर वो चार्ज बैग लेकर के मैं ही जा रहा हूँ। तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन ही उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जा सकता है, अकेला बैग तो नहीं जा पाएगा ना। तो इज द चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज कैरियर। जैसे बैग को मैं लेकर के जा रहा हूँ, ऐसे ही चार्ज को कौन लेकर के जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाएगा। इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज होता है, वही उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाता है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना। अब जैसे मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन में मिनिमम चार्ज इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मैंने कहा किसी बॉडी पर अगर 1 कूलम का चार्ज हो गया तो बताओ उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर आपके पास में मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, एक इलेक्ट्रॉन बराबर आपके पास में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है। तो एक कूलम बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके पास में बातें। तो आप देखोगे कि एक कूलम बराबर, इसको 1/1.6 लिख सकता हूँ, और 10⁻⁻19 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 10⁻19 प्लस का हो जाएगा, और एक डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 0 इससे ले लो तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻18/16। तो 16 से इसमें भाग दोगे तो 16 6 96 होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। समझ पा रहे हो बात को। तो एक कूलम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है आपके पास में, एक कूलम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है आपके पास में, एक कूलम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपके पास में कितनी होती है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होती है। समझ पा रहे हो बात को। और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना देखने को मिलता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है, और एक कूलम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम की। अगर मैं कहूँगी 5 कूलम में कितना चार्ज होगा, 5 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप बोलोगे सर आपने बोला कि 5 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप जानते हो 5 इंटू एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका इससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 5 दूनी 10 2 12 5 6 30 और 1 31। ये आपके पास में कितना होगा, 5 कूलम में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मतलब इससे आप क्या कर दोगे, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में आंसर निकल करके आ जाएगा। समझ पा रहे होगे बातों को, इतनी बात आपके पास में क्या हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो गया कि चार्ज का किस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू निकल करके आती है। ओके, आगे देखिए, आपके पास में चार्ज आपके पास में कैसी क्वांटिटी होती है, चार्ज आपके पास में स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिनके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, चार्ज स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है आपके पास में कूलम। चार्ज निकल करके कहां से आता है, करंट का फॉर्मूला पड़ा हुआ I = Q/T।
तो Q बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा I इंटू टी, यानी एक और ऐसा यूनिट्स क्या हो सकती है इसकी, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, चार्ज की एक और यूनिट हो जाएगी, एम्पियर इंटू सेकेंड ऐसा यूनिट हो जाएगी। Q बराबर IT लिखा हुआ है, तो आप देखोगे कि Q कूलम हो गया, एम्पियर I को बोला करंट को, और टाइम को क्या बोला, सेकेंड बोला। ओके, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो जैसा आप जानते हो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू IT। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, A, और टाइम का क्या होता है, T, और इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो, तो ये आपके पास में क्या निकल करके आ जाएगा, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। तो चार्ज आपके पास में एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट कूलम होती है, और एम्पियर इंटू सेकेंड भी होती है, और इसकी आपके पास में डायमेंशनल फॉर्मूला 80 होता है। और अगर मैं इसकी CGS यूनिट की बात करूं तो इसकी CGS यूनिट आपके पास में क्या होती है, स्टेट कूलम होती है। इसकी CGS यूनिट आपके पास में क्या होती है सर, स्टेट कूलम होती है। आगे देखो कि बताइए कि एक स्टेट कूलम में एक कंडीशन बनती है इसमें कि कूलम एफ कूलम एंड स्टेट कूलम में रिलेशन बताइए। स्टेट कूलम में आप क्या बताइए, रिलेशन बताइए। तो आप देखिए क्या रिलेशन होता है आपके पास में, एक कूलम इक्वल्स टू 1/10 एफ कूलम होते हैं, और एक कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। मतलब ये आपके पास में क्या होता है, रिलेशन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, बोर्ड के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो यहाँ से क्या देखोगे कि एक एफ कूलम बराबर क्या होता होगा, एक एफ कूलम बराबर, तो आप देखोगे कि इस 10 को मैं यहाँ पर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻10 स्टेट कूलम हो जाएगा। तो ये भी आप क्या करोगे, इसको याद रखोगे बहुत अच्छे से। तो अभी तक याद करने वाली टर्म क्या हुई है, अभी तक याद करने वाली टर्म इसी में आई है आपके पास में, कैसे कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का प्रोटॉन पर प्लस, ठीक है। एक कूलम में आपके पास में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं आपके पास में चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट कूलम होती है या एम्पियर इंटू सेकेंड होती है। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो आपके पास में 80 देखने को मिलता है। इसकी CGS यूनिट आपके पास में स्टेट कूलम होती है। इसकी जो स्टेट कूलम होती है, और एक फंक्शन होता है, एक रिलेशन होता है कूलम एफ कूलम और स्टेट कूलम में, वो क्या होता है, एक कूलम इक्वल्स टू 1/10 एफ कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम। तो एक एफ कूलम बराबर 10 यहाँ चला जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻10 स्टेट कूलम आपके पास में हो जाएंगे। इतनी बात आप लोगों को क्या हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं तो आपके पास में क्या आती हैं, कुछ चीज़ें निकल करके आती हैं। अब वो क्या चीज़ें आती हैं, जरा यहाँ से ध्यान से आप लोग देखना। आप सभी तो जानते ही होंगे कि कंडक्टर्स किसे कहते हैं, क्लास 12th में आ गए, इसको तो बहुत अच्छे से ही जानते होंगे, लेकिन हम तब भी एक बार रिकॉल करा देते हैं। कंडक्टर्स यानी चालक, और इंसुलेटर्स यानी आपके पास में कौन होते हैं, कुचालक होते हैं। तो कंडक्टर्स किसे कहते हैं कि जिनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो कैसी होती है, बहुत अधिक होती है, मतलब हाई में होती है। हाईली नंबर ऑफ क्या होते हैं इनके पास में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इनमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होता है, पॉसिबल होता है। इनमें आपके पास में क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन पॉसिबल होता है, मतलब इनसे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है। क्यों फ्लो हो सकती है, क्योंकि इनमें चार्ज कैरियर्स बहुत होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे सारे जो मेटल्स होते हैं आपके पास में वो किस में आते हैं, कंडक्टर्स में ही आते हैं। जैसे मैं कहूँ सिल्वर, एल्यूमिनियम, मैं लिखूँ यहाँ पर कॉपर, ऐसे एटसेट्रा। आपका पास में जो ह्यूमन बॉडी होती है उसको भी आप लोग क्या बोलते हो, कंडक्टिंग के अंदर लेते हो। जो अर्थ होती है उसको भी आप लोग किस में लेते हो, कंडक्टिंग में ही लेते हो, ठीक है। वहीं आप इंसुलेटर्स किन्हें कहते हो, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे होती है, नेग्लिजिबल नंबर्स में होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किस में होती है, इसमें नेग्लिजिबल नंबर में होती है। वहीं इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। और इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया आपके पास में, रबर हो गया, बुल हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, एबोनाइट हो गया, इस तरीके से सारे एग्जांपल, ग्लास हो गया, इस तरीके के एग्जाम, वुड हो गया,
इस तरीके के सारे एग्जाम्पल्स तुम्हारे पास में किस में आ जाते हैं, इंसुलेटर्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखना इस बात को, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक इंसुलेटिंग स्टैंड है और इसके ऊपर मान लीजिए मैं आपके पास में क्या रख दूं, अगर आपकी कंडक्टिंग बॉडी रख दूं। ये मान लीजिए आपके पास में क्या है, कंडक्टिंग बॉडी है, कोई भी कंडक्टिंग मेटल का कोई भी हो सकता है, और ये आपके पास में मान लीजिए इंसुलेटिंग स्टैंड है। तो क्या होगा बेटा, जरा ध्यान से समझना, जैसे अगर इस कंडक्टिंग बॉडी के पास में कोई भी चार्ज है, जैसे मैंने कहा इसके पास में मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है आपके पास में, अगर इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास में क्या एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, तो ये चार्ज अर्थ पर नहीं आ पाएगा। जैसे मान लो नीचे आपके पास में क्या अर्थ है, ये धरती है, तो ये चार्ज इस अर्थ पर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इंसुलेटिंग स्टैंड क्या करेगा, इसका विरोध करेगा, ये चार्ज इधर आ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि लेने और ले जाने वाला कौन है, लेने और ले जाने वाला आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में नेग्लिजिबल नंबर्स में होते हैं, इसीलिए इस पर क्या बना रहेगा, चार्ज बनाएगा। लेकिन अगर इसका कनेक्शन मैं हाथ से कर दूं या किसी कंडक्टिंग वायर से कर दूं इस अर्थ में, तब आप देखोगे कि ये चार्ज इसमें चला जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो बातों को? तो इतनी बात आप लोगों को क्या हो रही होंगी, अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास में टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि मान लो हम किस तरीके से किसी भी बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। किस तरीके से हम किसी भी बॉडी को क्या करेंगे, चार्ज करते हैं। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग आपके पास में दो तरीके का होता है। पहला होता है आपके पास में बाय कंडक्शन मेथड, बाय कंडक्शन, और सेकंड होता है आपके पास में बाय इंडक्शन। मतलब हम दो तरीके से किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो पहला आपके पास में हम बाय कंडक्शन को बहुत अच्छे से जानते हैं। बाय कंडक्शन किसे कहोगे, कि मान लीजिए आपके पास में क्या था, एक सिल्क था और आपके पास में क्या था, ग्लास था। ग्लास को जब सिल्क से रब करोगे तो ग्लास पर कौन सा चार्ज आएगा, हमने कहा ग्लास पर आपके पास में सर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस ग्लास पर आपके पास में कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये आपके पास में ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड के पास में आपके पास में क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और इसके पास में हम इसे किससे टच करा देते हैं, हम इसे आपके पास में इसे एक इंसुलेटिंग स्टैंड से क्या करा देते हैं, टच करा देते हैं। मतलब एक कंडक्टिंग बॉडी से क्या करते हैं, टच करा देते हैं, और इस कंडक्टिंग बॉडी को क्या करते हैं, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देते हैं। इस तरीके से एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर हमने क्या किया, इस कंडक्टिंग बॉडी को रख दिया। और अब ये किसी का भी मेटल का हो सकता है, आपके पास में मेटल का हो सकता है, और ये आपके पास में क्या है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड है। ये आपके पास में क्या है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड है। तो कंडक्शन मेथड क्या होता है, कि जब आप किसी अनचार्ज बॉडी से किसी चार्ज बॉडी को क्या कराते हो, कांटेक्ट कराते हो, तो जो अनचार्ज बॉडी होती है वो आपके पास में क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। जैसे स्टार्टिंग में आप देखना, ये जो बॉडी थी ये वाली, वो कैसी रखी होगी, न्यूट्रल होगी। समझ पा रहे हो बातों को, क्या होगी वो बॉडी आपके पास में कैसी होगी, न्यूट्रल होगी। और इससे मैंने क्या किया, एक ग्लास रॉड को क्या कराया, टच कराया। जब मैंने इसको ग्लास रॉड को इस बॉडी से क्या कराया, टच कराया, तो आप देखोगे कि क्या कंडीशन बनती है आपके पास में, कि आपके पास में ये बॉडी कैसी चार्ज हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। मतलब जितना चार्ज ये देगा उतना ही चार्ज इस बॉडी के पास में आ जाता है। समझ पा रहे हो बात को? ये सिर्फ किसके, बाय कांटेक्ट वाला मेथड है, कि बाय कांटेक्ट वाले मेथड से कि इस बॉडी को इस बॉडी से टच कराया, ये जो आपके पास में चार्ज बॉडी थी, इस चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज बॉडी से टच कराया, तो इस बॉडी पर भी कौन सा चार्ज इंपैक्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंपैक्ट हो गया। अब जरा ध्यान से इस बात को समझना, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि जब किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होती है। तो जब मैं इस बॉडी को इससे टच कराऊंगा तो इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या आपके पास में कैसे होगी, इक्वल नंबर में होगी। यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी आपके पास में कैसा होगा, बराबर मात्रा में होगा। तो मैंने क्या किया कि इस पॉजिटिव चार्ज को जो इसके पास में, उसे नेगेटिव चार्ज चाहिए होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये जो आपके पास में पॉजिटिव चार्ज वाली जो ग्लास रॉड है, इसको क्या चाहिए होगा, नेगेटिव चार्ज चाहिए होगा। तो वो नेगेटिव चार्ज किस में से लेगा, इस वाली बॉडी में से लेगा। तो जैसे ही मैंने इसको टच किया, जितने इलेक्ट्रॉन्स की इसको नीड थी, उसने इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या ले लिए, इसको ले लिए। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो उसके पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ ना, ये थोड़ी वैसी समझ में नहीं आ रही होगी,
कि देखो जैसे आपके पास में मान लीजिए ग्लास रॉड थी और ये आपके पास में मेटल एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ था। जब हमने इसको इससे कांटेक्ट कराया तो इस पर कौन सा चार्ज स्प्रेड हो गया, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो गया। ये तो हो गई बाहर बाहर की बात है, लेकिन अंदर की बात किस तरीके से है कि जब किसी बॉडी के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी या नेगेटिव चार्ज की जरूरत होगी, और जब आप उसे न्यूट्रल बॉडी से टच कराओगे तो इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम मात्रा में होंगे, तो इसको किसकी जरूरत होगी, नेगेटिव चार्ज की जरूरत होगी। तो ये क्या करेगा, अपना चार्ज इसको दे देगा, जितना भी जरूरत होगी इसको, जितना चार्ज की जरूरत होगी उतना चार्ज दे देगा। तो इस बॉडी ने भी क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा। और मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जब बॉडी को इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होगी तो उसके पास में कौन सा चार्ज देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। ये हो गई अंदर की बातें। तो अगर आपको याद हो रही हो तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे रख लेना कि बाय कंडक्शन मेथड में जब मेथड्स ऑफ चार्जिंग का एक फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या होता है कि अगर ग्लास रॉड को हम किसी मेटेलिक बॉडी से टच कराते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ग्लास रॉड पर क्या हो जाता है, इंपैक्ट हो जाता है। ये सिर्फ बाय कॉन्टैक्ट यानी कॉन्टैक्ट की सहायता से कराते हैं, यानी उसको टच कराया जाता है बॉडी को, एक बॉडी को दूसरी बॉडी से। समझ पा रहे हो इतनी बातों को समझ पा रहे हो। तो ये तुम्हारे पास में कौन सा मेथड हो गया, बाय कंडक्शन मेथड हो गया। ये आपके पास में कौन सा मेथड हो गया, बाय कंडक्शन मेथड हो गया। समझ रहे बात को। अगला देखो आपके पास में अगला कौन होगा, बाय इंडक्शन मेथड होता है। कौन सा अगला आपके पास में क्या होता है, बाय इंडक्शन मेथड। अब इस इंडक्शन मेथड में क्या किया जाता है, जैसे मैंने कहा इसमें चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कांटेक्ट नहीं कराया जाता। इसमें चार्ज बॉडी के साथ में जैसे मान लीजिए आपके पास में ये इस तरीके से चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से क्या नहीं कराया जाता, टच नहीं कराया जाता। जैसे मैंने कहा इसको मैंने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर इस तरीके से रख लिया। अब मैं क्या करूँगा, आपके पास में इसके पास में ग्लास रॉड को लेकर के जाऊँगा। सिर्फ मैं इसके पास में इस ग्लास रॉड को क्या किया, लेकर के गया। ये आपके पास में क्या है, एक ग्लास रॉड है और इस ग्लास रॉड को मैं इसके पास में लेकर के गया तो आपने देखा कि इसके जो पॉजिटिव चार्ज होंगे इस तरफ वो तो इधर क्या हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज इंपैक्ट हो जाएंगे, और दूर जा करके आपके पास में कौन से चार्ज इंपैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो जैसे अगर मैं अगली स्टेप में इसको ध्यान से देखूं तो आप देखोगे कि अगली स्टेप में अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो आप क्या देखोगे कि तो देखिए भाई कैसे कि जब आपके पास में मान लीजिए आपके पास में मेटल का कोई कंडक्टिंग बॉडी होगी, ये आपके पास में इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है, तो जब इसके पास में मैं ग्लास रॉड को लेकर के जाता हूँ तो इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है कि जो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा इसको देखने के बाद में अंदर क्या होगा, कंडीशन से अपन होगी। कैसे होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास में दूर रिपेल कर जाएगा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके अंदर तो नंबर ऑफ चार्जेस कैसे होंगे, सेम होंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। अब इस बॉडी को इसके पास में रखा, इससे कोई अंतर तो नहीं आया, ना कि इसका चार्ज इस पर ट्रांसफर हुआ। जैसे इसको पास में लेकर के अंदर क्या हुई, हलचल पैदा हुई, और जब इसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हुई तो पॉजिटिव चार्ज इससे रिपेल कर गया और नेगेटिव चार्ज इसके पास में ला गया। अब जरा इसको टच करेंगे तो ये वाली कंडीशन, लेकिन हम इसको क्या रखते हैं, दूर रखते हैं, और अगली स्टेप में हम इसका किससे करा देते हैं, अर्थ से कनेक्शन करा देते हैं। तो आप जानते हो अर्थ के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी है ही नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस साइड को आप लोग क्या कर दोगे, ये न्यूट्रल कर दोगे। इस साइड को ये क्या कर देगी, न्यूट्रल कर देगी। चूंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव इंपैक्ट है तो यहाँ पर ये चार्ज आपके पास में रहेगा। और अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, अगली स्टेप में हम ये करेंगे कि इससे आपके पास में अर्थ से इसका कनेक्शन हटा देंगे और इस वाली ग्लास रॉड को भी यहाँ से हटा देंगे। सबसे पहले इस ग्लास रॉड को हटाएंगे और फिर इसके अर्थ से कनेक्शन हटाएंगे। तो इस पर कौन सा चार्ज रह गया, ये वाला नेगेटिव चार्ज रह गया, तो इस बॉडी पर कौन सा चार्ज इंप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस बॉडी पर कौन सा चार्ज इंप्लाई हो जाएगा, आपके पास में नेगेटिव चार्ज इंप्लाई हो जाएगा। तो बाय इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि इसमें चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कांटेक्ट नहीं किया जाता, उसके पास में उसे रखा जाता है और अपोजिट नेचर का चार्ज क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। जैसे आप लोगों ने बाय कंडक्शन मेथड में क्या देखा था, बाय कंडक्शन मेथड में आपने देखा था कि जब इसको पॉजिटिव चार्ज को इस कंडक्टिंग बॉडी से टच कराते हैं तो सेम नेचर का चार्ज अप्लाई होता है। वहीं इस वाले केस में आप पॉजिटिव नेचर का चार्ज इस कंडक्टिंग बॉडी के पास में लेकर के जाते हो, लेकिन अपोजिट नेचर का चार्ज आपके पास में क्या होता है, मिलता है।
पूरी कहानी कैसे होती है कि ग्लास रॉड को जब मैं किसी कंडक्टिंग बॉडी के पास में लेकर के जाता हूँ तो अंदर डिस्टर्बेंस होता है, तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाते हैं, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा आपके पास में। जब ये इसको रिपेल करेगा तो अगला कनेक्शन हम इसका अर्थ से करा देते हैं। जब इसका अगला कनेक्शन अर्थ से कराओगे तब आप देखोगे इस बॉडी पर कौन सा चार्ज देखने को मिलेगा, इस बॉडी पर आपके पास में नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये बहुत अच्छे से टॉपिक आप लोग समझते हुए चलना, हम एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, इस बात को आप अपने दिमाग में रखना। चलो अब हम लोग चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आपके पास में वो आती है आपके पास में एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। क्या आता है? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो हमने स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा था, चार्ज आपके पास में एक कैसी क्वांटिटी है? चार्ज आपके पास में एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस आइसोलेटेड सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस हैं। जैसे मैंने कहा किसी +50 कूलाम का चार्ज है, -20 कूलाम का चार्ज है, -10 कूलाम का चार्ज है, +30 कूलाम का चार्ज है, प्लस आपके पास में क्या है, प्लस आपके पास में 30 कूलाम का चार्ज। तो जो स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से ये बोला जाता है कि अगर किसी सिस्टम पे आपको चार्ज का पता करना है तो जो भी चार्ज उसको दिए विद साइन उनको ऐड कर दीजिए, आपके पास में पता चल जाएगा कि उस पर कैसा चार्ज है। तो हम विद साइन इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो +50 -20 -10 और प्लस का 30, 50 30 80 और 80 में से 30 जाएंगे तो क्या बचेगा? प्लस का 50 कूलाम का चार्ज बचेगा। यानी इस बॉडी पर नेट चार्ज आपके पास में कितना था? इस बॉडी पर नेट चार्ज आपके पास में 50 कूलम का। प्लस का सिंबल यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? प्लस का सिंबल यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया हुआ है? लूज किया हुआ है। तो ये आपके पास में क्या आ गया? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस निकल करके आ गया। वहीं दूसरी ओर दूसरा क्या आता है आपके पास में? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हो? कि ये माना जाता है कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे मैं कहूँ कि हर सब्सटेंस किससे मिलकर के बना होता है? एटम से मिलकर के बना होता है, और एटम में इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर मिनिमम चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का माना जाता है। हाँ, ये कह सकते हो कि स्टार्टिंग में आपके पास में कोई भी बॉडी है वो न्यूट्रल होगी, तो आप उसको रब कर करके उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हो, बट चार्ज क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये माना जाता है कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। किसको? चार्ज को, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी तो पढ़ के आ रहे हो। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसे कहोगे? कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can only be transferred from one body to another, ये बात आप लोग समझ पा रहे होगे कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो बताओ, एक इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन्स में आपके पास में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज देखने को मिलता है। तो ये आपके पास में क्या हो गया? एडिटिविटी ऑफ चार्ज हो गया, या आपके पास में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। चलो अगली बात करते हैं हम आपके पास में क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। चलो अगला पेज लेते हैं। किसकी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जरा ध्यान से समझना इस बात को। जैसे अभी आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या बोला कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे वो मिनिमम चार्ज का ही तो इंटीजर होगा। जैसे मैंने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यानी एक कंप्लीट इंटीजर की टर्म में ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि 1.2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2.5 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 5.5 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। नहीं, या तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 2 होंगे, या 3 होंगे, या 10 होंगे, जो भी होंगे। तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि जो आपके पास में चार्ज की वैल्यू मिलेगी वो आपके पास में मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का कंप्लीट इंटीजर होगा। कंप्लीट नहीं बोलो, इंटीजर वैल्यू होगी। मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की आपके पास में क्या होगी? इंटीजर वैल्यू होगी। समझ पा रहे हो बात को? या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। आप ऐसे नहीं कहोगे कि मेरे को 1.5 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही बताता है कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो वो आपके पास में
इंटीजर की टर्म्स में जाएंगे 1 2 3, और वो चार्ज कैसे निकालोगे, मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से इसका क्या कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, तो वो वैल्यू आपके पास में निकल करके आ जाएगी। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूँ आपके पास में कि मैंने कहा अगर किसी बॉडी के पास में n इक्वल्स टू 1500 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1500 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, ट्रांसफ़र हुए, तो 1500 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हुई, मैं ये कहता हूँ 1500 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई, डिफिशियंसी हुई, तो बताइए उस बॉडी पर कितना चार्ज होगा। तो आप पढ़ रखे हो बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इक्वल्स टू क्या होता है, एन ही, तो एन की वैल्यू आपके पास में कितनी दी हुई है, 1500 दी हुई है, और ई की वैल्यू आपके पास में कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो आप देखो 2 जीरो इसको दे दोगे आप, तो 1 जीरो इसको दे दो, 1 जीरो इसको दे दो, 15 गुणा 16 गुणा 10 की घात माइनस का 18, तो 16 पंजे 80 की जीरो, 16 ये 8, 16 कम 16, 16 और 8 24, तो 10⁻⁻18, 2 जीरो इसको दे दोगे तो 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलम का चार्ज होगा। चूँकि ऊपर इस पर क्या लिखा था, डिफिशियंसी लिखी थी, तो यहाँ पर आपके पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो आपके पास में कौन सा चार्ज देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो Q इक्वल्स टू एनी से आप किसी भी बॉडी पर चार्ज पता कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या कर पाओगे, पता कर पाओगे। समझ रहे हो बात को, जरा देखो इसको 2 मिनट, ठीक है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि किसी बॉडी पर आपके पास में 14.4 मतलब किसी बॉडी पर आपके पास में 1.44 कूलम का क्या है, चार्ज है, ओके। तो बताइए पॉजिटिव चार्ज है, और ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो बताइए इस पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हुई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किए होंगे, लूज किए होंगे, तो पहले ही पता चल गया होगा कि इस पर क्या हुई, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हुई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या पढ़ रखा है, Q इक्वल्स टू एन ही पढ़ रखा है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास में कि N इक्वल्स टू Q अपॉन E होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.44 और E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके। यहाँ देखो 2 डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगी, देख सिंपल सी बात है, तो सब पढ़ते हो। तो 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 1 जीरो इसको दे दोगे तो 144 गुणा 16 गुणा 10 की घात माइनस का 18, ओके। तो 16 नंबर 144 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए होंगे, लूज किए होंगे। आप लोग समझ पा रहे हो बातों को, ठीक है। तो आपके पास में कितनी बातें हुई, यहाँ से आपके पास में प्रॉपर्टीज़ में कितनी बातें हुई कि आपके पास में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और आपके पास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कुछ पॉइंट्स और होते हैं तो हम उन पॉइंट्स को भी क्या करते हैं आपके पास में बताते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में 9 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से आ गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की वजह से आ गया। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं तो आप ये भी जानना कि कुछ एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि आपके पास में जो चार्ज होता है, इस पर ही बताते हैं कि जो आपके पास में चार्ज होता है ना, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑन इट्स वेलोसिटी। मतलब अगर आपके पास में कोई बॉडी मूव कर भी रही होगी और कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी तो चार्ज उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि मूविंग बॉडी है तो चार्ज चेंज हो जाएगा और स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो चार्ज अलग होगा। कि कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही हो या स्टेट ऑफ रेस्ट में रखी हुई होगी, चार्ज उसके पास में हमेशा कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा, ओके। तो ये आपके पास में क्या होगा, यहाँ पर से प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये भी बोला जाता है कि इसी होलो स्फीयर के अंदर जो चार्ज होता है वो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 देखने को मिलती है। वो क्यों देखने को मिलती है वो हम आगे देखेंगे, तो जब आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपके पास में टॉपिक आता है कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, या हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल देते हैं। क्या बोलोगे आप इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलोगे, ठीक है। तो अब कैसे कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, तो आप लोगों को याद हो, अगर 11th क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ाता है बराबर G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर करके पढ़ा था, तो उसी पर बेस्ड आपके पास में कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो जैसे मैं कहूँ कि अगर आपके पास में 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इस तरीके से मैं आपके पास में क्या रखे हुए हैं, 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। मान लीजिए आपके पास में प्लस Q1 चार्ज है और ये आपके पास में प्लस Q2 चार्ज है। आपके पास में कौन सा चार्ज है, आपके पास में
प्लस Q1 चार्ज है और ये आपके पास में प्लस Q2 चार्ज है, तो आप इन दोनों चार्जेस पर सेम नेचर की होने की वजह से इन पर क्या लगेगा, फोर्स रिपल्शन लगेगा। मान लो इस पर इस तरफ रिपल्शन लगेगा और इस पर इस तरफ रिपल्शन लगेगा, जैसे क्या बोलोगे F12 वेक्टर, और इसे क्या बोलोगे F21 वेक्टर बोलोगे भाई, इतनी बात तो बोलोगे। अगर मैं बोलूँ कि अगर अपोजिट नेचर का चार्ज हो गया तो ये प्लस Q1 हो गया और इस पर ये प्लस Q1 हो गया और ये माइनस Q2 हो गया, तो ये अपोजिट नेचर के चार्ज लगे हुए हैं, तो इस तरीके से तो इस पर कैसा लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी ये F12 वेक्टर होगा और ये आपके पास में F21 वेक्टर होगा। तो यहाँ से बात क्या निकल करके आ रही है कि जब आपके पास में 2 पॉइंट चार्ज हैं जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट पर रखे हुए हैं, तो वो जब पास पास कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जिस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, या उसको हम लोग कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के द्वारा पता किया गया था। ओके, तो कैसे इसका फिनोमेना निकल करके आता है, तो ये बात होती है कि जो भी 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं, या तो उनके बीच में रिपल्शन फोर्स लग रहा हो या उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो, उसके फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है उन दोनों चार्जेस के, यानी Q1 और Q2, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके वो फोर्स आपके पास में इन स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी पर बेस्ड हमने जो बताया था, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ ये दोनों चार्जेस जब Q और Q2 रखे हुए हैं तो R आपके पास में कैसा है, सेम रहेगा इस कंडीशन में, मतलब R फिक्स रहेगा, और इस कंडीशन में आपके पास में Q1 एंड Q2 आर एट फिक्स डिस्टेंस, Q1 एंड Q2 क्या होंगे आपके पास में, कांस्टेंट देखने को मिलेंगे, सेम है कांस्टेंट देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो ये फॉर्मूला कैसे निकल करके आता है, तो आप इन दोनों को अगर मिलाता हूं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आप सब लोग बच्चे जानते हो कि जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट के प्लेस पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, A लिख लेते हैं, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर A आपके पास में कैसा कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू चार्जेस पर, जिसकी वैल्यू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस पर, जिसकी वैल्यू उस पर लगने वाले फोर्स पर क्या करेगी, निर्भर करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्या हो रही होगी, यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, तो अगर मैं ये बोलूँ यहाँ से कि अगर प्रोपोर्शनल का सिंबल है तो आपके पास में बेटा, और हाँ इसके जो ये चार्जेस रखे हुए उनके बीच के मीडियम पर भी डिपेंड करेगी। तो मैं ये बात कहता हूँ कि अगर ये दोनों चार्जेस हैं वो आपके पास में कैसे रखे, इन एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं, इन एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं, तब उस कंडीशन क्या बनेगी, तब आप देखोगे अगर ये दोनों चार्जेस आपके पास में एयर और वैक्यूम में रखे होंगे तब ए की वैल्यू आपके पास में कितनी होती है, 1/4πε0 होती है। तब आपके पास में ए की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 होती है। इस ε0 को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आगे जाकर के पढ़ोगे इसके बारे में, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हो। और इसका मान क्या होता है आपके पास में, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपके पास में क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है। तो इन एयर और वैक्यूम में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है सर, एयर और वैक्यूम में ये फॉर्मूला कहाँ पर हो गया आपके पास में, इन एयर और वैक्यूम में, ये आपके पास में क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब मैं एक बात बोलूं कि इस 1/4πε0 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/4 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और ε0 की परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या है आपके पास में, ये रही 8.85 इंटू 10⁻12। तो ये क्या होगा 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व किया जाता है तब आपके पास में वैल्यू निकल करके आती है F इंटू 9 इंटू 10⁻9 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपके पास में क्या हो जाएगी, इन एयर और वैक्यूम में आपके पास में क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला निकल करके सामने आ जाएगा। समझ पा रहे हो बातों को? अगर आप बातों को समझ पा रहे हो तो जरा यहाँ पर एक बात और ध्यान पर देना कि अगर इन एयर और वैक्यूम की बजाय कोई मीडियम होता है तब ए की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, तब आपके पास में ए की वैल्यू देखने को मिलेगी 1/4πε। ठीक है, हम यहाँ पर इस एप्सिलॉन की वैल्यू के बराबर आपके पास में फॉर्मूला होता है क्या, के इक्वल्स टू होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस एप्सिलॉन के प्लेस पर क्या बोलोगे, ε0 इंटू के। एक के क्या कहलाता है कि
किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है, ये के बताता है। तो ए की वैल्यू आपके पास में क्या होगी 1/4πε0। तो यहाँ से फिर क्या फॉर्मूला बन जाएगा इस फोर्स का किसी भी मीडियम में 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ओके, तो ये आपके पास में इन मीडियम हो गया और ये आपके पास में किसमें हो गया, इन एयर और वैक्यूम में हो गया। तो समझ गए बात को। मतलब यहाँ से क्या बात नोटिस कर रहे हो आप लोग कि अगर इसमें लिखता हूँ 4πε0, एप्सिलॉन के प्लेस पर क्या लिख दूंगा, एप्सिलॉन के लिख दूंगा, तो 1/4πε0 के तो Q1 × Q2/r²। तो एयर और वैक्यूम में ये है और मीडियम में ये है। मतलब एयर और वैक्यूम में के की वैल्यू कितनी होती है 1 देखने को मिलती है। चीज़ें जा रही हैं दिमाग में। एयर और वैक्यूम में के की वैल्यू आपके पास में क्या देखने को मिलती है 1 देखने को मिलती है। तो ये आपके पास में मीडियम में फॉर्मूला हो जाता है 1/4πε0 के Q1 × Q2/r²। और आपके पास में मीडियम में हो जाता है और एयर में आपके पास में 1/4πε0 Q1 × Q2/r² होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू आप लोग याद रखोगे 8.85 × 10⁻12 कूलम/m²/m²। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो वहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू क्या निकल करके आ जाती है, ε0 की हो जाती है। ठीक है, ये तो आपके पास में मैग्नीट्यूड निकाल लिया आपने यहाँ पर, लेकिन इसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसमें भी तो निकालना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे बोला कि जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा कि F12 लिखा था मैंने, या मैं यहाँ पर F21 बोल दूँ, तो आप देखोगे कि जो F12 होगा और F21 होगा उसकी वैल्यू आपस में कैसे होगी, मैग्नीट्यूड की इक्वल होगी। यानी इसको मैं ऐसे ही तो मानूंगा। ये नेगेटिव सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई। इसका मतलब क्या होता है कि फोर्स ऑन चार्ज 1 चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, और इसका क्या हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। यही तो मतलब होगा। और अगर ऐसे ही मैं बोलूँ कि R21 का मतलब क्या होगा, R21 वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, यही तो होगा। और वहीं अगर मैं R12 वेक्टर की बात करूं तो इसे क्या कहोगे, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। आप इसे ही तो बोलोगे। समझ पा रहे हो बात को। तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म किस तरीके से निकल करके आएगी, अगर मैं इन वेक्टर फॉर्म लिखूँ, फॉर्मूला पूछ ले आपसे कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो आप इसको कैसे लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे जैसे मान लीजिए F12 वेक्टर आपको निकालना है, तो 1/4πε0 के Q1 × Q2/r² × R21 कैप। ये आपके F12 हो गया। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बोलूं कि F21 क्या होगा आपके पास में, अगर मैं बोलूं कि F21 का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/4πε0 Q1 × Q2/r² × R12 कैप। ये आपके पास में किसका हो जाएगा, इन वेक्टर फॉर्म निकल करके सामने आ जाएगी। आप समझ पा रहे होगे इन बातों को। तो देखिए ये आपके पास में कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को हमने बताया था। 2 पॉइंट चार्जेस थे जो कि स्टैटिक पॉइंट चार्जेस थे, जो कि कुछ डिस्टेंस पर रखे होंगे। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों को मिला करके लिखा, तो प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया तो आपके पास में एक कांस्टेंट आ गया। वहीं आगे बढ़े तो ए की वैल्यू इन एयर और वैक्यूम में 1/4πε0 हो रही होती है। तो ये फॉर्मूला निकल करके आता है। जहीं कहीं मीडियम की बात होती है तो एप्सिलॉन लिखते हैं, 1/4πε होता है। इस एप्सिलॉन की वैल्यू ε0 के होती है। तो यहाँ से क्या निकल करके आया, F = 1/4πε0 के Q1 × Q2/r²। हर मीडियम के लिए इसके की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट हो सकती है। अभी अपन चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे। ओके सर, ठीक है, ओके सर। आगे देखिए, ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपके पास। अब बात निकल करके आती है, अभी आपने ग्रेविटेशन फोर्स की बात की तो F = क्या पड़ा, G(m1 × m2/r²). और यहाँ पर एक फॉर्मूला पड़ा F = 1 एयर और वैक्यूम मान लो 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। यही फॉर्मूला तो पढ़ा आप लोगों ने, यही फॉर्मूला तो पढ़ा।
अब मैं कहूँ कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर फोर्स है, तो आप क्या कहोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसा है, स्ट्रॉन्गर है। इस बात को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसा होगा, TiO_NaL, ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे मैं बोलूँ कि आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना गुना होगा। तो ये माना जाता है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में फोर्स निकालते हो तो ये मानते हो कि 10⁻39 टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। 10 क्या होता है, 39 टाइम्स आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है सर, स्ट्रॉन्गर होता है। अगर मैं बोलूँ कि इसकी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बारे में बात करो तो कि क्या सिमिलरिटीज हो सकती हैं और क्या डिससिमिलरिटीज हो सकती हैं, तो देखोगे पहली पॉइंट आप कि अगर मैं सिमिलरिटीज की बोलूं तो दोनों जो लॉ हैं वो 1/r² यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दोनों फोर्सेस जो हैं वो वैक्यूम में एक्टिव होते हैं। वैक्यूम में कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं। दोनों फोर्सेस आपके पास में कैसे हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं। और दोनों फोर्सेस आपके पास में कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव किन्हें बोला जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स उन्हें बोला जाता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। इनको तो किससे होता है, लगने से मतलब होता है। तो सिमिलरिटीज में क्या बोलोगे, 1/r² यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, वैक्यूम में एक्टिव होते हैं, आपके पास में सेंट्रल फोर्सेज होते हैं दोनों, और कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर तो डिससिमिलरिटीज क्या बोलेंगे कि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्टिव है, लेकिन ये तुम्हारे पास में कैसा होता है, अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास में सिर्फ कहता है सिर्फ अट्रैक्टिव है, लेकिन ये आपके पास में कैसा अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। तो ये क्या हो गई, डिससिमिलरिटीज हो गई। ये आपके पास में कैसा होगा, अट्रैक्टिव होता है, और ये आपके पास में अट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव भी देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये भी एक सिमिलरिटीज आपके पास में क्या होती है, देखने को मिलती है। तो ये आपके पास में सिमिलरिटीज हो जाती हैं और आपके पास में ये डिससिमिलरिटीज हो जाती हैं। इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट में ये फोर्स डिक्रीज हो जाता है, समझ रहे बात को। तो ये आपके पास में कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ से जितनी भी बातें थी हम आपको बता चुके हैं। ओके, तो चलिए आगे देखें। आपके पास में आगे आपके पास में बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आती है। चलो आज के लिए इतना ही देखते हैं। आप इसको वीडियो को अच्छे से देखना और यहाँ तक समझने का प्रयास करना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके इस चैप्टर को हम कंप्लीट इस पर क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे, तो आपको बहुत ही आसानी होगी अच्छे से। ठीक है, और आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि बेटा हमें नहीं, क्योंकि बेटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और सच में ही बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना, एक अच्छे जीवन के लिए भी और एक बुद्धि के विकास के लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। लोग बोलते हैं कि 11वीं 12वीं ये पढ़ करके क्या करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, पढ़ने पर ध्यान देना। इस पढ़ने से क्या होगा, बौद्धिक विकास तेज होगा, तार्किक विकास तेज होगा। नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन कुछ और काम तो कर लेंगे। लेकिन अभी जो काम है अपना पढ़ने का, अपन उस काम को क्या करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। और जो भी काम अपन चुनेंगे उस काम को बहुत अच्छे से, लगन से और ईमानदारी के साथ में करेंगे तो सब अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को भेजो। और ठीक है, और जो सबलगढ़ से बिलोंग करते हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छे न्यूमेरिकल कराते हैं, तो क्यों दूसरी जगह जा रहे हो, यहाँ पढ़ने आओ, अच्छे नंबर्स आएंगे और आगे भी अच्छी तरीके से बढ़ोगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।